एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। आखिर मशरिक़ वस्ता में ऐसा क्या बदल रहा है कि बरसों पुराने इत्तेहादी नई सफ़ों में खड़े दिखाई दे रहे हैं? क्या वाकई सऊदी अरब की क़यादत में एक नया पावर ब्लॉक वजूद में आ रहा है? अगर ऐसा है तो फिर इसराइल से इतनी संजीदगी से क्यों देख रहा है इस सारे मैटर को? और मुत्तहदा अरब अमारात की अगर बात करें तो मुत्तहदा अरब अमारात इस तस्वीर से बाहर क्यों नज़र आ रहा है? दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तुर्की और इसराइल के दरमियान लफ्ज़ों की जंग अब सिक्योरिटी की जंग में क्यों बदलती दिखाई दे रही है? क्या शाम, गज़ा और ईरान के बाद अब ख़ित्ता एक नई बड़ी महाज आराई की तरफ बढ़ रहा है? क्या दुनिया एक नई सर जंग की दहानी पर खड़ी है? और फिर अचानक डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान, पाक भारत जंग, गिराए गए तैयारे और जंग बंदी का क्रेडिट, ऐसा बयान जिसने एक बार फिर नई दिल्ली में सियासी हलचल पैदा कर दी है। आखिर ट्रंप बार बार यही बात क्यों दोहरा रहे हैं और मोदी सरकार इस पर खामोश क्यों नहीं रह पाती? उधर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पहले से कहीं ज़्यादा वाज़ेह और मजबूत नज़र आ रहा है कि पानी हो, सिफारतकारी हो या कौमी सलामती, इस्लामाबाद का पैगाम दो टोक है कि कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं होगा। तो क्या वाकई दुनिया एक नए जियोपॉलिटिकल नक्शे की तरफ बढ़ रही है? क्या नए इत्तेहाद पुराने निज़ाम को चैलेंज करने जा रहे हैं? और इस पूरे मंजरनामे में पाकिस्तान के लिए ख़तरात ज़्यादा हैं या मौक़े ज़्यादा हैं? इसी हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरे मौजूद मेहमान मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहेंगे आपको शो में। बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो इस जो नई रीजनल अलाइनमेंट है उससे आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। सऊदी अरब के क़यादत में एक नई ब्लॉक की बात हो रही है जिसमें पाकिस्तान, तुर्किया, कतर और मिस्र शामिल हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि इसराइली मीडिया इसे इस्लामिक नेटो का नाम दे रही है। तो आपके नज़दीक क्या वाकई मशरिक़ वस्ता में एक नया स्ट्रैटेजिक अलायंस तश्कील पा रहा है, या आप समझते हैं कि अभी भी ये सिर्फ जो है सियासी मफरूज़े हैं? और अगर ये इत्तेहाद हकीकत बन गया तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? देखें, असल बात यह है कि जो अभी ईरान की, अमेरिका की इजराइल की लड़ाई हुई, उसमें खलीजी ममालिक ने बड़ा फील किया है, बल्कि बहुत नाराज हैं अमेरिका से। दे फील अमेरिकन दे बिट्रेड देम कि जिस तरीके से उन्होंने $3.3 ट्रिलियन के वेपन्स और एमुनिशन, ईरान का उन्होंने तस्वर किया कि ईरान बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, वो मिडिल ईस्ट को आएगा, कब्जा कर लेगा, तो उन्होंने ये खरीदा और फिर वहां पर फौजी अड्डे ले आए, जहाज ले आए, मिसाइल ले आए, रडार लगा दिए, पूरा मिडिल ईस्ट आप से क्यों है। जी बिल्कुल। और जब वक्त आया लड़ाई का तो उस वक्त ये छोड़ के सब कुछ ये चले गए इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उस पे ये काफी नाराज है इस बात के ऊपर, फील कट ऑफ। और अब उनकी सोच फर्क हो गई है कि जी, एक फिर हमारे फील्ड मार्शल ने अगर देखा हो तो बहुत बड़ा एक काम किया कि ईरान को और खलीजी ममालिक को ये बताया कि आप प्लीज डोंट गो फॉर सेक्टेरियन क्लैश, और आपको इजराइल यही चाहता है कि आप सेल्फ डिस्ट्रॉय को कर लें, और फिर इजराइल का ख्वाब जो है वो इजराइल के जी ग्रेटर इजराइल का पूरा हो जाएगा सामने। तो अभी उनको बड़ी सोच बदल गई है। अभी आपने देखा कि ईरानियन डेलीगेशन काफी सऊदी अरब और कतर जाते रहे, कतर के डेलीगेशन और सऊदी अरब के ईरान आते रहे, तो दे आर गॉन वेरी क्लोज टू ईच अदर, और जितने क्लोज रहे हैं उतनी उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। और फिर चाइना और पाकिस्तान जाहिर है उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। व्हेन चाइना, खलीजी ममालिक और ईरान दे आर क्लोज मीन्स दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिटरली। वो तो ईरान ने भी बताया दुनिया के ईरान बड़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है। तो इजराइल का जो ख्वाब है ग्रेटर इजराइल का, वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जाएगा। एक तो ये। सेकंड, अब उन्होंने ये भी रियलाइज किया कि हमारा जो इतना पैसा हम अमेरिका में, यूरोप में जाके इन्वेस्ट करते हैं और वहां वो फ्रीज हो जाता है, व्हाई नॉट स्पेंड इन इस्लामिक कंट्री। आप इस्लामिक कंट्री 57 इस्लामिक कंट्रीज भी हैं, उनको भी देखें, वहां डेवलपमेंट करें, उधर इन्वेस्टमेंट करें, उधर इस्लामिक बैंक बनाएं, उधर आप यूनिवर्सिटीज बनाएं। आप हार्डवेयर के लिए आपके सामने तुर्किया है, पाकिस्तान है, चाइनीज टेक्नोलॉजी है, J10 J17, हम और मिलिट्री हार्डवेयर बना रहे हैं। फिर ये साइबर वॉरफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, देयर मच अहेड चाइना। पाकिस्तान ने उनको इस्तेमाल करके दुनिया को बता दी कितना प्रोफेशनल तरीके से इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किया, इंडिया को बिल्कुल जीरो करके रख दिया। बिल्कुल ऐसे सफों में। तो इससे अब ये जो चेंजेस आ रही हैं, ये नहीं कि आज एक दिन में। जी ब्रिगेडियर साहब,
अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा ये बताइएगा कि इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट आई है, ये जो क्वाड की बात हुई बिल्कुल सोच पर जी जी दैट्स व्हाट इट इज। ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई है, वो ये कहती है कि इसराइल जो है वो अब ईरान के साथ साथ तुर्किया को भी एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट समझने लगा है। तो आप समझते हैं कि शाम तुर्किया की जो मौजूदगी है, दिफाई ताउन और बढ़ता हुआ जो रीजनल इन्फ्लुएंस है, इसराइल को क्यों परेशान कर रहा है? क्या ये सिर्फ आप समझते हैं कि मिलिट्री कंपटीशन है, या फिर मिडिल ईस्ट के जो लीडरशिप के लिए एक नई जो कश्मकश जो है वो शुरू हो सकती है या शुरू हो चुकी है? देखिए, आप इसराइल जो है वो सोच बिल्कुल ठीक है कि वो तुर्की की तरफ नजर जमाए हुए है, और जाहिर है कि एक पाकिस्तान उसके सबसे बड़ा थ्रेट भी है। अगर ईरान को वो आगे मिलिटरीली जीरो कर देता और वहाँ अपनी रिजीम चेंज कर देता, अपनी मर्जी की आगे हुकूमत बना लेता, देन पाकिस्तान कुड हैव हैड अ डिफिकल्ट टाइम। बिकॉज देखिए, इधर इंडिया ईस्ट में, वेस्ट में आपके सामने ईरान, और उसके साथ राइट पे आपके ये अफगानिस्तान। इट बट अ वेरी लीथर कॉम्बिनेशन है। पाकिस्तान ने सरगर्म करने की कोशिश, जो कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की बहुत अच्छी इकनॉमी थी, हमने ईरान को बड़ा सपोर्ट किया। ईरान ने खुद बहुत रेजिलिएंट शो की, एज ए नेशन दे फॉट, और उन्हें वो अज़ाइम पूरे नहीं करने दी जो वो टारगेट अचीव करना चाहते थे, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान को बड़ी सिक्योरिटी है। ईरान सामने बैठा हुआ है। टर्की इज वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिटरीली, फाइटर्स हैं, वो भी बहुत फाइटर कौम है, नेटो के मेंबर हैं, इसलिए इट इज नॉट दैट इजी। उसके बाद अब मिडिल ईस्ट की तरफ अगर इसराइल आता है तो आप देखें पीछे फिर ईरान स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है, और इसराइल पे जब स्ट्रॉन्ग ईरान स्ट्रॉन्ग बैठा है और इधर ये क्वाड हो जाता है, तो आप सोचें क्या इसराइल अपने ख्वाब पूरे कर सकता है? इट इज वेरी वेरी डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो एक तरफ जो चीन के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, दूसरी तरफ सऊदी अरब है, कतर है, और तुर्किया के साथ बढ़ते हुए जो ताल्लुकात हैं, और अब इस नए रीजनल ब्लॉक में पाकिस्तान का जो नाम आ रहा है, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है? और क्या यही वजह है कि आलमी ताकतें जो है पाकिस्तान को मुख्तलिफ जावियों से देख रही है? देखिए, इसमें आप देखें पाकिस्तान ने मार के हक के बाद इतनी बड़ी इंडियन एयरफोर्स को, ग्राउंड फोर्सेस को जिल्लत में शिकस्त दी, फील्ड मार्शल देयर इज नो डाउट इन इट, कौम को भी यकजा कर लिया। उसके बाद रीजनल स्टेबलाइजर बन गए, उसके बाद हम नेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गए। हमें पूरी मिडिल ईस्ट के, वेस्टर्न एशिया की ममालिक भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। हम एक और इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज, आई थिंक इट इज इजराइल, इंडिया ने पैम्पर किया हुआ है। इंडिया कहता है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन इजराइल को इस्तेमाल होंगे। हमने बारहा ये अमेरिका को भी बताया है, हमने सब हर एक को बताया है, हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स आर ओनली इंडिया स्पेसिफिक, वी हैव नथिंग टू डू विद इजराइल। हमने इंडिया का एक एक इंच एरिया अपने मिसाइल रेंज में कवर किया हुआ है, इंक्लूडिंग डैम्स। और वो जिस वक्त इंडिया ने ऐसी बात की तो हमें पता है इंडिया के हमने क्या कहा, क्या करना है। सही। वो असल में ब्रिगेडियर साहब, ऑन लाइटर नोट, आपको नहीं लगता कि इंडिया जो है इस वक्त ऑब्वियसली हर तरीके से उसको हजीमत का सामना करना पड़ा है हर तरफ से, चाहे आप सिफारतकारी की बात कर लें, क्योंकि अभी भी जब वो गए हुए थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो उनको वो कहते हैं ना कि मुंह भी नहीं लगाया, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर से जो है पाक भारत जंग में जो है सीज फायर और तैयारों के गिरने की बात कर दी, उसका फिर दोबारा से जिक्र छेड़ दिया। तो हर बार उनका ये बयान जो है भारत के लिए सियासी मसला बन जाता है, और उनकी जो सियासी हल्का है उसके अंदर बड़ी ऑब्वियसली बेचैनी पाई जाती है। तो आपके ख्याल में क्या ट्रंप सिर्फ पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रहे हैं, या फिर वो दुनिया को ये बावर करा रहे हैं कि जनूबी एशिया में अमन कायम करने के लिए अमेरिका का जो किरदार है वो बड़ा फैसला कुन है या फैसला कुन था? नहीं, देखिए, वो तो देयर इज नो डाउट, अमेरिका इज अ सुपर पावर, और इंडिया ने देखिए उनको बड़ा बिट्रे, उनसे भी चीट किया। रशिया से सस्ता ऑयल लेता रहा, क्रूड ऑयल रिफाइन करके दुनिया को महंगा ऑयल बेचता रहा, ठीक। उसके बाद उनसे वेपन एमुनिशन भी खरीदता रहा, उनको सपोर्ट भी करता रहा, ठीक। उसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका को, अभी आपसे लड़ाई में भी अमेरिकन ने साजिशी कराई, अमेरिकन ने जंगबंदी कराई, ये रोते हुए गए,
कहा खुदा के लिए पाकिस्तान ने बचाए हमें, पाकिस्तान ये कर रहा है वो कर रहा है, एंड दे डोंट एग्री। इतना झूठ बोलते हैं। मैं फिर पहले को 100 बार कहा कि मैंने जंगबंदी कराई, मैंने अमेरिका ये इंडिया कहने पर कराई, नहीं मानते। उसने कहा 8 जहाज गिरे हैं, नहीं मानते। अभी इन्होंने जब अपने जंगी नुकसान का बताया है 1 साल के बाद, टोटल 5 सिपाही इन्होंने कहा हमारे शहीद। आप बताएं 5 सिपाही हमने इनके लाइन ऑफ कंट्रोल में कश्मीर में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिए, सारी पोस्टें की तबाह कर दी, इन्होंने सफेद झंडे खड़े कर दिए। सफेद झंडे का मतलब है हमारी बड़ी कैजुअल्टी हो गई है, खुदा के लिए हमें बख्श दो, हमने हथियार डाल दिए। उसके बाद हमने इनके 22 एयर बेसिस के ऊपर जाके उड़ाएंगे, वो नुकसान किया। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल बैटरी जो थी रशियन वो हमने उड़ा दी है। उसके बाद हमने इनका उड़ी का एम्यूनिशन डंप उड़ा दी जो कश्मीर को सपोर्ट करते थे सारा। तो क्या इनके 5 लोग हुए। हमने जिस दिन लड़ाई खत्म हुई अगले दिन DDS पर ने कहा हमारे इतने फौजी शहीद हुए, इतने जख्मी हुए, इतने बेगुनाह शहरी शहीद हुए, इतने बच्चे शहीद हुए, इतने औरतें शहीद हुए। ये हमने एग्जैक्ट बता दी, बिकॉज ये नो कॉम्प्लेक्स। ये इतने झूठे 1 साल के बाद कह रहे 5 हमारे मरे। उन फैमिलीज को देखें जिनके लोग हमारे यहाँ घरों में मैयतें गई हैं, उन वो क्या कह रहे होंगे इनके बारे में। इसीलिए वो लोग फाइटर नहीं है, दे डोंट ट्रस्ट इंडियन लीडरशिप एंड इंडियन मिलिट्री लीडरशिप। तो ब्रिगेडियर साहब इसलिए तो कहते हैं ना कि सच को आँच नहीं और झूठ के पाँव नहीं होते, तो वो जाहिर सी बात है मफरूज़ों पे बात करते हैं हमेशा से, तब तो उनकी जो जनता है वो भी बहुत अच्छी तरह समझ गई है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ज़राए का जो मौक़िफ़ है, सिक्योरिटी ज़राए का मौक़िफ़ है कि भारत जो है वो अपने अंदरूनी बहरान से तवज्जो हटाने के लिए एक्सटर्नल एग्रेशन और हाइब्रिड वॉरफेयर का जो है वो सहारा ले रहा है। और आप इस स्टेटमेंट से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? आप समझते हैं कि मुस्तक़बिल करीब में भारत किसी लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट या मज़ीद कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ जा सकता है, और पाकिस्तान को इसके लिए किस हद तक तैयार रहना चाहिए? और मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान अपनी भरपूर तैयारी से, क्योंकि अभी जो सिंतास मुआहदे की बात हो रही है, जिस तरीके की बयानबाजी भारत की जानिब से की गई और जिसके ऊपर पाकिस्तान का जो 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, तो उससे तो उनको समझ जाना चाहिए कि अगर इस किस्म की कोई भी ओछे हथकंडे भारत की जानिब से इस्तेमाल किए गए तो फिर पाकिस्तान जो है इसको ऑब्वियसली ऐलान जंग समझेगा। देखें, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स है, उन्होंने ये PM की पासिंग ऑफ परेड पे भी कहा था, और फिर DGI पे ने भी यही कहा था कि अगर इंडिया ने दोबारा मिस एडवेंचर किया, हम इसका 50 to 60% इकोनॉमिक और मिलिट्री लॉस करेंगे। ठीक, हम इनकी पूरी रिफाइनरी भी इसमें उड़ा देंगे। उसके बाद आप मुझे बताइए 1 साल में इन्होंने क्या तीर मार दिया हो। ना साइबर वॉरफेयर में इनके पास है, ना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में। इनके कोऑर्डिनेशन एयरफोर्स और ग्राउंड रडार की आपस में नहीं है। अभी राफेल जहाज इनको मिले, उनके ऊपर इनका पायलट ट्रेन नहीं है। अभी जो जहाज मिलेंगे उसके ऊपर इनको और ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए और इनको पैराफर्मीलिया चाहिए, वो भी नहीं है। व्हाट विल दे डू? आप बताइए। हमारे पास कोई 15 किस्म के मिसाइल, डिफरेंट वैरायटी के, डिफरेंट रेंज कैटेगरी के, और ऐसे तो मिसाइल है कि इनका बैंड बजा के रखते। एक एक मिसाइल से आगे कितने कितने हमारे डिफरेंट मिसाइल और निकलते हैं उनमें। अब अवील टाइप के मिसाइल है, इनको समझ नहीं आ रही। इनको पता चल गया हमारी क्या कैपेबिलिटी है, हमारी क्या कैपेसिटी है। वी टोल्ड वर्ल्ड के हमारे पास क्या है। तो बांग्लादेश हमारे साथ है, ईरान हमारे साथ है, चाइना हमारे साथ है, सेंट्रल एशियन कंट्री हमारे साथ है, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे मुल्क हमारे। इनके साथ कौन है? ये क्या करेंगे अकेले, मुझे बताइए। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इनकी अभी कोई कैपेबिलिटी नहीं है। इनको 4-5 साल चाहिए ट्रेन होने के लिए, और 4-5 साल में हम इनसे 20 गुना आगे निकल गए। हम भी तो आगे जाएंगे ना, डेफिनेटली। हमारे पास भी वेपन सिस्टम आ जाएंगे। दे कांट डू एनीथिंग, दे आर नथिंग। ये नरेंद्र मोदी इस भारत को, जो वहां पर इस वक्त मूवमेंट चल रही है, सिख मूवमेंट है, कश्मीरी खड़े हैं, मणिपुर के क्रिश्चियन खड़े हैं, एंसलेट मूवमेंट्स चल रही हैं वहां पर। आप उसके बाद ये जो अखंड भारत का लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल, ये अपने डाइवर्शन करने के लिए, ये सोवियत यूनियन इनके हिस्से बिखरे हो जाएंगे, ये टूट जाएगी। नरेंद्र मोदी क्या बढ़ता है, ये वहां का गुजरात के रेलवे स्टेशन में चाय बेचने वाला, इसका क्या विजन है मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ ये तबाही की तरफ लेके जा रहा है। इंडिया का जो सेकुलर स्टेट थी उसका तशक्कुर खत्म कर दिया इसने, जो इनके आइन में लिखा हुआ। अखंड भारत में सिर्फ अपर क्लास रह सकती है, ये क्या करेंगे?
इसलिए ये अभी क्या चाहते हैं, अभी आपके सामने एक अब बात हुई अमन की बात, 130 ममालिक में 17 शख्सियतों ने पाकिस्तान इंडिया ने लिखा है जी के मुज़ाकरात होने चाहिए। इन्होंने अपने लोगों का ये दहशत गर्द है, अपनी मीडिया को इनको दबा के इनको रगड़ा लगाएंगे। दे आर सच कैरेक्टर्स। आप बताइए कि एक अमन की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान देखें हम भी मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात उस वक्त होंगे जब इंडिया कश्मीर के एजेंडे को टॉप लिस्ट पे रखेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। अगर कश्मीर को हम कश्मीर के बगैर मुज़ाकरात करते हैं तो ये दुनिया में तो देयर इज नो पॉइंट इन इट कि अगर कश्मीर के इशू को हटा के अगर बात करें, सही बात है, आपका पॉइंट सही है सर। लेकिन अगर हम पूरे रीजन को एक साथ देखें, आप क्या समझते हैं गज़ा, ईरान, शाम, इजराइल, तुर्किया, पाक भारत, कशीदगी, ये तमाम चीज़ों को हम देखते हुए और जो नया इलाकाई इत्तेहाद बन रहा है, तो क्या ये सब अलग अलग वाक़यात हैं या फिर आप समझते हैं कि एक बड़े जियो पॉलिटिकल रीसेट का जो हिस्सा है? क्या दुनिया वाकई एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है और जहां हम देख रहे हैं कि ताकत का तवाज़ुन जो है वो तेजी से तब्दील हो रहा है? देखिए, आप रियलाइजेशन ये हुई है कि आपको अपने रीजन में स्ट्रांग होना। अगर इस्लामिक ममालिक है दे हैव टू बी स्ट्रांग। आपको आपके सामने नेटो की मिसाल देखूं, वो आपके सामने है, रशिया की मिसाल सामने है। बिल्कुल। सो आपको अपने रीजन में स्ट्रांग होना है। पहले देखिए, अब मेरे हमेशा अपने हमसाये में स्ट्रांग होते हैं। हमारे हमसाये में रशिया है, चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, रशियन ट्रेड है, दे आर द वन, और फिर ईस्ट वेस्टर्न एशियन कंट्री जो हमारी मिडिल ईस्टर्न कंट्री है। ठीक। वी हैव टू वेरी क्लियर अबाउट इट। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाहर से कोई आपको नहीं मदद करेगा। आपको अपने आप को खुद स्ट्रॉन्ग करना है, खुद डिफेंस करना है, खुद प्रोटेक्ट करना है। दैट इज हाउ यू कैन सर्वाइव इन द कॉम्पिटिशन। ठीक, थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन माय प्रोग्राम। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की सियासत में क्या गर्मा गर्मी चल रही है। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।